नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन पर आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर और झारखंड में 5 दौर में होंगे विधानसभा चुनाव। दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को उपचुनाव, 23 दिसंबर को मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिशु और मातृ मृत्यु दर पर जताई चिंता। गरीबों को इलाज और टेलीमेडिसिन का दायरा बढ़ाने पर जोर। दिवाली मिलन समारोह में पत्रकारों से मिले प्रधानमंत्री। सफाई अभियान में सहयोग के लिए कहा शुक्रिया। महाराष्ट्र में अगले हफ्ते बन सकती है बीजेपी की सरकार। सोमवार को विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर लग सकती है मुहर। और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में होगा 6 पनडुब्बियों का निर्माण। रक्षा मंत्रालय ने दी 80,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी। और आइए अब देखते हैं पहली खबर। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। दिल्ली में हुई इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए मीडिया को धन्यवाद दिया। पत्रकारों को उम्मीद ये थी कि सवाल जवाब का भी सिलसिला होगा, लेकिन ये मौका उन्हें नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मिलन के बहाने शनिवार को मीडिया से अनौपचारिक रूप से मिले। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हुई इस मुलाकात में वरिष्ठ और चुनिंदा मीडिया कर्मियों को बुलाया गया था। एक तरह से ये प्रधानमंत्री का मीडिया को धन्यवाद देने का कार्यक्रम था। मैं आज खास करके देश के मीडिया के मित्रों का एक विशेष विषय पर हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं पिछले करीब 1 महीने से लगातार स्वच्छता पर इतने आर्टिकल पढ़ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने देश के चुनिंदा पत्रकारों के साथ मुलाकात के इस कार्यक्रम में सरकार के स्वच्छता मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मीडिया के योगदान की बात की। नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने उन दिनों को भी याद किया जब वो खुद बीजेपी कार्यालय में प्रवक्ता के रूप में मौजूद रहते थे। मैं भी कभी आप लोगों के इंतजार में यहाँ कुर्सियां लगाया करता था। प्रधानमंत्री अकेले अपने हाथ में झाड़ू लेने से फैलने वाली नहीं थी, लेकिन आपने अपनी कलम को ही झाड़ू में कन्वर्ट कर दिया है। और ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा है, और भारत को हम इतना भी दे पाए तो बहुत बड़ा काम है। पत्रकारों के एक समूह का कहना था कि इस मौके पर सवाल जवाब का न होना फिर भी ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये सरकार और मीडिया के बीच बन रही दूरी को कम करने का संकेत है तो ये अच्छा संकेत है। मनमोहन सिंह जी वो लगातार मीडिया से मिलते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत मौन रहते थे, पर ऐसा मुझे लगता है कि वो सही नहीं है बात। वो जब भी उनको मौका मिलता था, जब वो विदेश यात्रा पे जाते थे तो निश्चित तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होती थी जहाज में या जहां वो जा रहे हैं वहां। तो आपके साथ बातें होती थी और दिल की बातें होती थी और तरह, तो ये सारी बातें कह के एक तरह से दिल जीतने वाला प्रयास था। आज उनका अटेम्प्ट ये था कि किसी मीडिया को वो किसी तरह से उसका दिल जीत ले, और इसमें आज कम से कम वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। प्रधानमंत्री ने दीपावली मिलन के इस कार्यक्रम के बहाने वहां मौजूद सभी संपादकों और संवाददाताओं से मुलाकात की, हाथ मिलाए और दिवाली की शुभकामनाएं दी। वैसे तो ये सरकार की तरफ से एक अच्छा संकेत है, लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में पारदर्शी सरकार बनाने की दिशा में मोदी कितना सफल हो पाते हैं। आप सबको बहुत शुभकामनाएं भैया, बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी के बारे में यह कहा जा रहा था कि जिस मीडिया के कारण वे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उस मीडिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन आज उन्होंने मीडिया के लोगों से मुलाकात करके यह संकेत दिया है कि यह सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में वे मीडिया के लोगों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर मुलाकातें करते रहेंगे, ताकि देश की हकीकत का अंदाज होता रहे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ अखिलेश सुमन। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार महुआ चैटर्जी मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट एडिटर की हैसियत से काम करती हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में, और इस दिवाली मिलन समारोह में मौजूद थीं। महुआ, क्या हम ये कह सकते हैं कि 5 महीने का जो साइलेंस है, जो खामोशी है, वो ख़त्म हुई है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है और अब ज़्यादा मुलाकातें होंगी प्रधानमंत्री के साथ पत्रकारों की? बिल्कुल। देखिए, एक पत्रकार के नाते मैं ये कहूँगी कि जब तक ये मिलना नहीं हो रहा था तब तक हम कुछ भी कहें कि क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहे हैं, मिलना चाहिए, जो भी है, लेकिन जब ये शुरुआत
उन्होंने किया है। और शुरुआत में उनको देखिए, जो चीज़ हमारे पत्रकारों के मन में है ये साफ जाहिर था कि ये उनके मन में भी है, इसीलिए उन्होंने शुरुआती स्पीच में ही कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता था आप लोगों के साथ बैठना, ये वो फलाना। लेकिन हम आगे भी हम सोच रहे हैं, हम किसी मैकेनिज्म या रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे कि ये इस तरह के इंटरेक्शंस, मुलाकातें कुछ ना कुछ जरिए से चलता रहे। तो ये चीज़ पर हम काफ़ी उम्मीद रख रहे हैं। हम मतलब पत्रकार लोग जो जिनका काम है, और खासकर वो पत्रकार जिनकी बीट है पीएमओ, उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि बिना उस तरफ से कोई डायलॉग हुए। और सिर्फ पीएमओ नहीं, बीजेपी भी, क्योंकि आज के दिन में बीजेपी का जो चेहरा है वो बीजेपी एक्चुअली नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही मिलके भी पार्टी भी चला रहे हैं। तो जो पार्टी कवर करते हैं तो उनके लिए भी नरेंद्र मोदी से मिलना और अमित शाह से मिलना फिर भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, वो जाहिर सी बात है कि वो हर रोज़ हर पत्रकारों से नहीं मिल सकते, वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभार मिलने का कोई जी। लेकिन महुआ, प्रधानमंत्री ने तो अपनी सारी बातें कह दी, लेकिन पत्रकारों को कहने का कुछ मौका नहीं मिला। आपके दिल में भी कई सवाल ऐसे हैं जो बाकी बचे रह गए। देखिए, ये आपने भी शुरू में कहा कि ये उम्मीद जो थी कि वो कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ सवालों का जवाब देंगे। अगर कोई भी जो ये बीट या नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं तो उनके हिसाब से ये उम्मीद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया गया था। ये इसीलिए ये दीपावली की मिलन कह के कहा गया लेकिन था। कहा गया ये तो बहाना है, ये तो बहाना है, लेकिन मिलना पत्रकारों से था। ठीक है, दिवाली मिलन जरूर उन्होंने रखा, लेकिन उम्मीद ये कर रहे थे पत्रकार के शायद कुछ सवाल जवाब भी होंगे। उम्मीद पे तो खैर लोग कायम है, लेकिन मैं सच में कहूँगी कि इस बीट को मैं काफ़ी साल से कर रही हूँ और नरेंद्र मोदी जी को भी मैं यहाँ पार्टी में काफ़ी दिनों से देखी हूँ। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन के चले गए, उनसे थोड़ा सा पहले से ही देख रही हूँ, लेकिन ऐसा मतलब कभी मेरी उम्मीद ये नहीं थी कि वो कोई क्वेश्चंस लेंगे आज। तो ये मुझे नहीं लगता कि जो भी वरिष्ठ लोग वहाँ पे थे उनको ये लगा होगा कि क्वेश्चन आंसर का कोई मौका मिलेगा। पत्रकारों की तादाद भी काफी ज्यादा थी। मुझे याद है कि लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मनमोहन सिंह ने, उसमें बहुत चुनिंदा सिर्फ कुछ अखबारों के, कुछ टेलीविजन चैनल्स के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन आप बता रही हैं कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। वो ग्रुप्स में होता था। यहाँ तो जो बीट के पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मीडिया के, वो और लैंग्वेज मीडिया का, इंग्लिश मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे लोग मौजूद थे। और सिर्फ जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो नहीं, जो एडिटर्स और चीफ ऑफ ब्यूरोज, जितने भी लोग हैं, जो एक्टिव जर्नलिस्ट जिसको हम कहते हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट, इवन एडिटर्स। जस्ट बिकॉज एडिटर्स बाहर निकल के नहीं आते इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेचारे बुलाया ना जाए, वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं है। तो उस हिसाब से आप देखिए तो ये एक्सरसाइज शुरुआती तौर पे काफी अच्छा था, लेकिन इस एक्सरसाइज के वजह से अब उम्मीद बढ़ गई है। अब अगला मुलाकात जब भी होगी तो सवाल जवाब पूछने का हम लोगों का अब मन बन गया। एक जो बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है वो ये कि एक 10 साल का कार्यकाल, एक पार्टी, एक कोलिशन का खत्म हुआ, इसके बाद अब ये दूसरी सरकार है। किस तरह से आप मीडिया का कवरेज देख रही हैं, जो सरकार का और पत्रकारों का, सरकार का जो मीडिया का रिश्ता है, क्या कुछ बदलते हुए देखा है आपने? देखिए, मुझे तो, क्योंकि मैं ये पार्टी कवर कर रही थी जब ये पार्टी ऑपोजिशन में थी मोस्टली, जब एनडीए की सरकार थी वो तो इतने साल पहले हो गए हैं, लेकिन ये लास्ट जो 10 साल थे तो पार्टी ऑपोजिशन में थे। और जो बीजेपी के बीट रिपोर्टर्स हैं आज के दिन में, जो रूलिंग पार्टी का मतलब बीट रिपोर्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों के लिए देखिए पूरा रेजिम पार्टी में चेंज हो चुका है। तो जो नए लोग आए हैं, अगर हम उन नए लोग से उनका जो नए जो तौर तरीके हैं वो शायद ही हम लोगों को
नए लगते हो। हाँ नए लगते हैं और उतना खुला भी नहीं है, ये मैं बोलूँगी। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमने देखा था यूपीए के कार्यकाल में कि दूसरे मंत्री भी अवेलेबल होते थे बातचीत करने के लिए और अलग अलग मुद्दों पर आप अलग अलग मंत्रियों से बातचीत करते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, अलग से बाइट्स देते थे, लेकिन यहाँ ये थोड़ा इंतजाम तरीका हमें नहीं नजर आ रहा है। ये शुरुआत है, एक नया सरकार है और इस नए सरकार में काफी नए लोग हैं, जो लोग पहले कुछ लोग शायद मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो मंत्री कभी नहीं मीडिया रहे। शाय है क्या? मीडिया शाय तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो सिस्टम है, शायद वो चाहते हैं कि सब अपना सिस्टम में काम सीखने के बाद ही उसके बाद वो शायद मीडिया को, लेकिन पत्रकारों के लिए थोड़ी स्थिति इसलिए वो नहीं है क्योंकि पहले क्या होता था कि अलग अलग मंत्री अलग अलग बात कहते थे, खूब सारी कहानियां बनती थी और खूब रिपोर्ट छपती थी, लेकिन अब एक ही आवाज जो है सरकार की तरफ से सुनाई देती है। 5 ही महीना हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा हो पाएगा, बहुत दिनों तक नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे लगता है कि साल 1.5 साल जाने के बाद लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, बोलना शुरू करेंगे। मैं आज की ही बात कह रही हूँ, जैसे आज का जो एक्सरसाइज था, ये नरेंद्र मोदी वहाँ पर थे, साथ में उनके कम से कम 6-7 मंत्री थे, ऑल द टॉप बिग मिनिस्टर्स वेयर देयर, और उन लोगों को आज मैंने देखा कि प्रधानमंत्री भी प्रेजेंट है, वो लोग भी प्रेजेंट है, वो लोग भी अलग अलग, क्योंकि हम सारे बीट के रिपोर्टर्स हैं, वो सबको जानते हैं, तो सबसे मिले और सारे मतलब उनका मंत्रालय का रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, काफी रिलैक्स्ड वे में उन्होंने बातचीत की। लेकिन क्या तो वो ये पहली बार लगा। ऑन रिकॉर्ड क्या आप रख पाएंगे उस बातचीत को? नहीं, ऑन रिकॉर्ड तो इस तरह की बातचीत कभी भी ऑन रिकॉर्ड नहीं होती थी। तो लेकिन वो हमारी सरकार में क्या चल रहा है इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है और इतना रिलैक्स वे में उन्होंने ये कम्युनिकेट करना भी, मैं काफी दिनों तो मुझे के बाद देख रही हूँ, तो मुझे कहीं साफ साफ लगा कि ये मोदी जी जो रीच आउट कर रहे हैं पत्रकारों से, साथ में कहीं वो अपना सरकार के कुछ लोगों को शायद जो सीजन्ड लोग हैं, जिनके ऊपर उनका ऑलरेडी ट्रस्ट है, उनको भी वो चाह रहे हैं कि वो उनके जरिए भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़े। महुआ चटर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल तो जाहिर है प्रधानमंत्री ने तारीफ भी कर दी कि आपने जो है अपने कलम को झाड़ू बना लिया और खासकर स्वच्छता अभियान में के लिए खासकर उन्होंने तारीफ की है। और फिलहाल महुआ ये कह रही है कि उम्मीद जो है इससे ज़रूर बढ़ जाती है कि अभी फिलहाल एक तरफ की बातचीत हुई और अगली मुलाकात जैसे ही होगी उसमें सवाल भी ज़रूर लेंगे प्रधानमंत्री। ये थी हमारी पहली खबर। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इसके साथ ही आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है और दोनों राज्यों में 5 दौर में वोट डाले जाएंगे। एक नज़र विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम पर। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर की 87 और झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए शनिवार को चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। दोनों राज्यों में 5 दौर में मतदान होगा। आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पहले दौर के चुनाव के लिए अधिसूचना 28 अक्टूबर को जारी होगी, तो झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना 29 अक्टूबर को जारी होगी। दोनों राज्यों में पहले दौर में 5 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 10 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 25 नवंबर को पहले दौर के लिए वोट डाले जाएंगे। Phase 1 for Jharkhand, it is 29th October date of notification, while for Jammu and Kashmir it is 28th October 2014, and last date for making nomination is 5th November 2014, date of scrutiny 7th November 2014, last date of withdrawal is 10th November 2014, date of poll 25th November 2014। दोनों राज्यों में दूसरे दौर के लिए 7 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी, जबकि 14 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 15 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 17 नवंबर तक नाम वापसी हो सकेगी। दूसरे दौर में 2 दिसंबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में तीसरे चरण के लिए 14 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। 21 नवंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 22 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 24 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस दौर में 9 दिसंबर को वोटिंग होगी।
झारखंड और जम्मू कश्मीर में 19 नवंबर को चौथे दौर की अधिसूचना जारी होगी। 26 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 27 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। चौथे चरण में 14 दिसंबर को मतदान होगा। पांचवें दौर में दोनों राज्यों में 26 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। 3 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 4 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 6 दिसंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। पांचवें दौर में 20 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 23 दिसंबर को दोनों राज्यों में मतगणना होगी। No, fifth phase, date of notification will be 26th November. The 26th November and 3rd December is last date of making nomination. 3rd December, 4th December is scrutiny and 6th December is last date of withdrawal. जम्मू कश्मीर में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 19 जनवरी को खत्म होगा, जबकि झारखंड में विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी को खत्म हो रहा है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा। दिल्ली की जिन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें महरौली, तुगलकाबाद और कृष्णानगर की सीटें हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली की तीनों विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 दिसंबर को होगी। We are mandated under the Constitution to complete even by polls within a certain time limit. Last 3-4 occasions we have been waiting because something was happening in the Supreme Court. Now a time has come when we can no longer wait. We have to do our part of the job. और आइए अब देखते हैं चुनाव कार्यक्रम पर राजनीतिक दलों का क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के जो डेट्स अभी अनाउंस हुए हैं झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनावों का, उसका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि झारखंड और जम्मू कश्मीर में विकास की राजनीति को बढ़ावा मिले और हम दिल से जानते हैं इसका हम वेलकम करते हैं। मैंने लास्ट मंथ 27 सितंबर को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें मैंने कहा था कि इलेक्शन तुरंत होने चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पे बाढ़ के कारण पूरी स्टेट में और विशेष रूप से श्रीनगर के बीच में नुकसान हुआ है। अब जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट्स अनाउंस किए हैं तो पार्टी की जो आला तरीन बॉडी है, ऑगस्ट बॉडी है, वो बैठ के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगी और जब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा तो हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। ज़रूरत है इलेक्शन कराने की, क्योंकि इस मौजूदा असेंबली का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है जनवरी में, तो आज से ही इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर और झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 87 सीटें हैं। इनमें 7 सीटें आरक्षित हैं, जबकि शेष 80 सीटें सामान्य हैं। 2008 में हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28, कांग्रेस को 17, पीडीपी को 21 और बीजेपी को 11 सीटें मिली थीं। बाकी 10 सीटें अन्य के खाते में गईं। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। इनमें 44 सीटें सामान्य हैं, 9 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 28 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। साल 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम को 18 सीटें, कांग्रेस को 14, बीजेपी को 18, झारखंड विकास मोर्चा को 11, आरजेडी को 5 सीटें मिली थीं। शेष 15 सीटें अन्य के खाते में गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में 29 या 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। सोमवार को मुंबई में पार्टी विधायक दल की बैठक में शिवसेना से समर्थन लेने और मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में सरकार गठन और मुख्यमंत्री पर स्थिति अभी साफ नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर शिवसेना से समर्थन लेकर या फिर अकेले ही अल्पमत की सरकार चलाने पर मंथन जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में जब आरएसएस मुख्यालय पहुंचे तो इस बारे में अटकलें भी लगाई गईं। अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई और मैं हर समय आते रहता हूँ। ये बैठ सदिच्छा बैठती शुभेच्छा। नितिन गडकरी की इस मुलाकात के एक दिन पहले ही सीएम पद के प्रमुख दावेदार देवेंद्र फडणवीस ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी 122 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल जरूर है, लेकिन बहुमत के लिए उसे समर्थन की दरकार है।
शिवसेना के साथ सहयोग पर स्थिति अभी साफ नहीं है। शनिवार की शाम मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की अटकलें थीं, लेकिन ठाकरे वहां नहीं पहुंचे। हालांकि रविवार को दिल्ली में पीएम के डिनर में शिवसेना नेताओं की मौजूदगी में कोई समाधान निकलने की उम्मीद है। इसके बारे में निर्णय लेने के लिए शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे सक्षम है। शिवसेना के हित के लिए, पार्टी के हित के लिए जो करना है वो उसके बारे में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे निर्णय लेंगे और वो शिवसेना के हित के लिए लेंगे। सोमवार को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह का जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक में ही सरकार गठन पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ लेंगे। हरियाणा के पंचकुला में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। पंचकुला में सेक्टर 5 के हुडा ग्राउंड में होने वाले इस समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आमंत्रित किया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बाल मृत्यु दर पर चिंता जताई है। मुंबई में रिलायंस समूह के एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि अभी भी प्रसव के दौरान सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती है। इसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत देश में ही मेडिकल उपकरणों की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इलाज से ज्यादा रोगों से बचाव पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने टेलीमेडिसिन का दायरा बढ़ाने की भी बात कही। आज भी हमारे यहाँ जन्म के साथ मरने वाले बच्चों की संख्या बहुत चिंताजनक है। प्रसूता माताओं की मरने की संख्या बहुत चिंताजनक है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने जो बयान दिया था उस पर पार्टी के भीतर नेताओं की राय अलग अलग है। अगले साल कांग्रेस पार्टी संगठन के चुनाव होने हैं। बीते कई चुनावों में पार्टी के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर कुछ असंतोष देखा गया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में भविष्य में पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर टिप्पणी की थी। चिदंबरम ने कहा था कि ऐसा टाइम टेबल अमल में लाना होगा जो पार्टी को सच्चे विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम बनाए। हालांकि पार्टी के भीतर इस बयान को लेकर विभिन्न मत हैं। किसी भी लीडर को और खास तौर से सीनियर लीडर्स को अगर कोई मशवरा देना तो वो पार्टी के फोरम पर दे सकते हैं। मीडिया में किसी तरीके का मशवरा देने से कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी, मजबूत नहीं होगी। If you see his entire address holistically, he is clearly trying to convey a set of constructive suggestions, and nowhere has he said anything which is negative or adversarial. कांग्रेस की सहयोगी रही एनसीपी ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मुद्दा बताया है, जबकि बीजेपी के लिए ये कांग्रेस पर हमले के मौके से कम नहीं। Mr. Chidambaram is right in expressing his anxiety with regard to the deterioration in the Congress strength. Over the past few months, we are seeing that Congress is being decimated to such situation that they are not in a position even to claim the leader of the opposition's position, which is something very agonizing, very disturbing. There is certainly an internal crisis in the Congress party related to the leadership of Gandhi family. Mr. Chidambaram, in his own way, has expressed his doubts on the leadership of the Gandhi family, and he has said that you don't communicate, you should communicate more. पार्टी में संगठनात्मक चुनाव का प्रावधान है और अगले साल जुलाई में पार्टी के अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। सोनिया गांधी 1998 से ही कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं, जो कि अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी में सबसे लंबा कार्यकाल है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए मंत्री का दर्जा हासिल 82 पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इनके कामकाज से संतुष्ट नहीं थे। इनमें राज्य सरकार के सलाहकार और कई संस्थाओं के अध्यक्ष भी शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आज मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली रक्षा खरीद परिषद ने आज कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी। इसमें नौसेना के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में ही 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही इजराइल से 8,356 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की खरीदारी की जाएगी। सेना 321 मिसाइल लॉन्चर भी खरीदेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से आधुनिक सेंसर से लैस 12 डॉर्नियर निगरानी विमान खरीदे जाएंगे। सेना के लिए 362 लड़ाई के दौरान इस्तेमाल होने वाले वाहन की खरीद को मंजूरी भी दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन जारी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के करीब भारतीय चौकियों पर भारी गोलीबारी की है। शुक्रवार रात पाकिस्तानी फौज ने बालकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों पर मोर्टार से गोले दागे और स्वचालित हथियारों से फायरिंग की। इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले पाकिस्तानी फौज ने गुरुवार और शुक्रवार को सांबा, कठुआ और जम्मू जिले की सीमा चौकियों पर गोलीबारी की थी। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि बर्दवान विस्फोट मामले में गिरफ्तार आरोपी और उनके साथियों का संबंध बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन से है और वो बांग्लादेश में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए बम बना रहे थे। एनआईए के बयान में कहा गया है कि बर्दवान जिले के खगरागढ़ गांव के एक मकान में हुए विस्फोट से जुड़े मामले की शुरुआती जाँच पूरी हो गई है। इसमें जेएमबी के सदस्यों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।